और तेज आंधी के साथ ही मूसलाधार बारिश होने लगी। इस दौरान कई जगह पर बिजली भी गिरने की जानकारी मिली। विभिन्न इलाकों के खेत खलिहानों में बिजली गिरी और इसी दौरान अकबरपुर प्रखंड के मस्तानगंज गांव में बिजली एक तार पर जा गिरी और पेड़ में अचानक आग लग गई। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल में कैद किया था, जो विजुअल हम आपके सामने रख रहे हैं। मस्तानगंज इलाका ये बताया जा रहा है। मौसम में बदलाव और उस बदलाव के बाद एक जगह पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है और वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर आपके सामने रखें, जहां पर ईएस और जेई को लेकर बैठक, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक 9 जून को बुलाई गई है। बैठक मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। शाम 4:30 बजे से हाइब्रिड मोड पर बैठक की जाएगी। कई विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। एससीएस प्रधान सचिव और सचिव इसमें शामिल होंगे। 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने जारी किया है इसको लेकर पत्र। बैठक को लेकर जानकारी दी गई है। बैठक को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, किस पर चर्चा की जाएगी, कितने बजे से कितने बजे तक चर्चा होगी, ये तमाम जानकारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने जो पत्र जारी किया है उसमें दे दी गई है। 10 जिलों के डीएम भी इसमें हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पत्र जारी किया। और अगली खबर भी मोतिहारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर पकड़ी दयाल से बेरगनिया तक बन रही 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन टोल वसूली शुरू होने से वाहन मालिकों और चालकों में नाराजगी दिखी। लोगों का कहना है कि कई जगह पर सड़क निर्माण कार्य अभी भी जारी है, बावजूद टोल शुल्क लिया जा रहा है। टोल कर्मियों का कहना है कि कंपनी को वसूली का टेंडर मिला है। अधूरी सड़क पर टोल वसूली को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। नहीं, ये टोल का मतलब अपने से पूजा वगैरह उद्घाटन वगैरह हुआ है, मतलब ऑफिशियली उतना नहीं हुआ है, मतलब अपने से पूजा वगैरह करके स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बात की टोल वगैरह अभी लग रहा है, चालू हो गया है। पैसा आप लोग ले रहे हैं? हाँ, पैसा क्या पैसा ले रहे हैं? कार का आपका लग रहा है, फास्टैग लगा रहेगा तो 35 रुपये लग रहा है, मतलब उससे पिकअप वगैरह हो गया तो 60 रुपये, मतलब जैसे जितना बड़ा गाड़ी है उसके हिसाब से चार्ज रखा गया है। उद्घाटन नहीं किए हुए तो वो तो टोल ले होता। टोल लग रहा है, काय लग रहा है, फिर होना चाहिए ना। रोड उद्घाटन होगा तब ना। हाँ, उद्घाटन हो जाएगा, सब कुछ देरी हो जाएगा, उसके बाद लगेगा तब आदमी के लगता तो नहीं खड़ता। लेकिन तो अभी कहाँ खड़ेगा लोग, अभी चालू उद्घाटन तो हुआ नहीं है, अभी नया नया बनबे किया अभी। तो वो पैसा लग रहा है, तब वो पैसा लग रहा है। और झारखंड में संगठन को धार देने के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के मिशन के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रांची में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन ने भरी नई जान, सांसद विधायक को मिला टास्क, बीजेपी को नई धार देने की तैयारी, 2029 की तैयारी अभी से जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नितिन नवीन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक की और इस बैठक में सांसदों और विधायकों को संगठन को नई मजबूती देने का संदेश दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक के बाद बाहर निकले सांसद और विधायक उत्साह से भरे नजर आए। नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन से संगठन और मजबूत होगा और आने वाले समय में बीजेपी एक बार फिर झारखंड में सत्ता में वापसी करेगी। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए और अपने दम पर गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो भगवा फहरा रहा है, उसमें जो ये ब्लैक स्पॉट है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर झारखंड, इसको अपने दम पर जीतना है।
तो निश्चित रूप से आने वाला 29 का चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने एनडीए सहयोगी दल जेडीयू के विधायक सरयू राय भी पहुंचे। सरयू राय ने इसे औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि नितिन नवीन के इस झारखंड दौरे से बीजेपी संगठन को मजबूती मिलेगी। संगठन कैसे और आगे बढ़े, झारखंड में हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बने, संगठन कैसे कार्यकर्ता चले, कैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, या फिर जो मोदी जी के अपने प्रधानमंत्री जी के 12 साल की हमारी जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको कीर्ति के रूप में हमको लेके आगे जनता के बीच में जाना है। हमारे क्षेत्र में संगठन को आगे बढ़ाना है, अपने बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है, या स्थानीय समस्याओं की भी हमको उठाना है। सरकार में जिस प्रकार से इस सरकार के से लोग त्रस्त हैं। नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि आज रांची पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये झारखंड दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ पार्टी की भावी रणनीति को भी दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव लाएगा। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और जिस अस्पताल को गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया था, आज उसी अस्पताल में मरीज खुद जिंदगी की जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जमशेदपुर के नए एमजीएम अस्पताल की चमचमाती इमारत के पीछे ऐसी तस्वीरें छिपी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे पर सवाल खड़े करती हैं। कहीं बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो कहीं मरीजों के परिजन रात भर हाथ से पंखा चलाने को मजबूर हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चमकती इमारत, तड़पते मरीज, हाथों में पंखे, सिस्टम के झटके, इलाज की आस, अव्यवस्था का एहसास। बिल्डिंग आलीशान, सुविधाएं वीरान। बाहर से देखने में यह अस्पताल किसी 5 स्टार बिल्डिंग से कम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, हकीकत सामने आ जाती है। ये वही नया एमजीएम अस्पताल है जिसका उद्घाटन बड़े दावों और वादों के साथ किया गया था। 400 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में मरीजों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलने का दावा किया गया था, लेकिन आज हालत ये है कि ये अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा है। पंखा भी नहीं, पंखा भी नहीं। बहुत परेशान। हाँ। कब से भर्ती किए आप? ये तो 3 दिन हो गया। 3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहा है पेशी? 3 दिन से हाँ, काम नहीं कर रहा। खेती चल रहा है? नहीं चल रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग तभी से बोल कर इसी चालू की तो बोल रहे काम चल रहा है। पंखा भी नहीं? कहाँ पंखा कहाँ? बहुत परेशानी। जिस अस्पताल में मरीजों को राहत मिलनी चाहिए थी, वहां हर चेहरा परेशानी की कहानी बयां कर रहा है। अस्पताल में न पीने का पानी है, न एसी चल रहा है और न ही पंखे। तपती गर्मी में मरीज बेड पर तड़पते नजर आ रहे हैं और उनके परिजन हाथों से पंखा करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पताल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और होमगार्ड जवान तक पीने के पानी के लिए बाहर से बोतल खरीदने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। घर से लेके आते हैं। क्या चीज में लेके आते हैं? बोतल में लेके आते हैं। वजह? यहाँ है ही नहीं साधन, पीने का पानी का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रभावित है। कई एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं, जिससे मरीजों को महंगी निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट अब तक पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया है। कई विभागों में जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की कमी बनी हुई है।
यानी जिस अस्पताल को उम्मीदों का घर बनना था, वहां मरीजों को हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल के अधीक्षक भी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं थी तो अस्पताल का उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया। के जो पानी की व्यवस्था, जब तक हम लोग को डायरेक्ट सप्लाई नहीं आता है ट्रीटेड वाटर, तब तक ये प्रॉब्लम होते रहेगा। ये डायरेक्ट मेरे हाथ का नहीं है कि एक दिन में इसको हम पूरा कर लेंगे। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, सवाल उन हजारों गरीब मरीजों का है जो बेहतर इलाज की उम्मीद में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें इलाज से पहले अव्यवस्थाओं से लड़ना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब कब देते हैं और मरीजों को सुविधाएं कब मिलती हैं। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के कर्माटांड में प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेंद्र के शिलान्यास को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसे अपनी पुश्तैनी रैयती जमीन बताते हुए निर्माण कार्य का विरोध किया। विवाद तब और बढ़ गया जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के संवेदक ने नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया। और सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी धर्मेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। अंचल अधिकारी के अनुसार राजस्व अभिलेखों में ये जमीन सरकारी में दर्ज किया गया है और निर्माण कार्य के लिए अधिकृत है। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि उनके पूर्वजों की है और मामला अदालत में विचाराधीन है और इसीलिए निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए, इस पर काम नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग से है, 100 साल से है हम लोग यहाँ, खेती बाड़ी सब कर रहे हैं हम लोग। ये लोग जबरदस्ती कर रहा है बनेगा, कभी बोल रहा है 10 डिसमिल दीजिए, कभी बोल रहा है 3 डिसमिल दीजिए, कभी बोल रहा है 2 डिसमिल दीजिए, कभी बोल रहा है कि हमसे मिलिए। तो मेरा घर में जेंट्स से काहे नहीं उसको बुलाता है कि आइए, बहु लोग से क्या मतलब है। जमीन जो हम लोग अपना रहती है, आसपास में रहती है, बीच में जो खास है, खास का हम लोग भी बंदोबस्ती करके रखे हैं। बंदोबस्ती करके रखे तो उसमें वो जबरदस्ती आके बोल रहा है कि हम लोग इसमें स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। वो लोग बोला कि हम लोग को पेपर दिखाओ, तो पेपर हम लोग अरेंज करके अपना सीओ के पास मतलब सबमिट किए हैं, 2 तारीख को जमा किए हैं। उसका मतलब अभी कोई रिपोर्ट भी नहीं आया हुआ है और वो 10 दिन के अंदर 10 दिन के मतलब 10 दिन के अंदर 10 दिन बाद आ चुका है यहाँ पे और बार बार आके बोल रहा है कि तुम लोग जल्दी जगह खाली करो। हम लोग का मामला है यहाँ घर बनाने लेके हम लोग रखे हैं अपना जमीन, खरीद के हम लोग नहीं रखे, हम लोग बपति जमीन है, उसमें वो दवा डाल रहा है कि हम यहाँ केनर बनाएंगे, तो हम लोग नहीं बनाने देंगे। कहाँ शिकायत किया, वही बोल रहा है जब सीओ ऑफिस में। और वहाँ अंचल से कोई आए थे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। कर्माटांड में यहाँ पे हम लोग हेल्थ सेंटर के लिए जमीन दिए थे और जमीन को बहुत विधि पूर्वक चिन्हित किए थे। हम लोग जमीन देने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आम इश्तहार भी निकाले थे। आम इश्तहार में कोई किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है और ज़मीन जब यहाँ पे आज शिलान्यास हो रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे लोकल लोग आपत्ति किए थे। हम लोग आए और उनका पेपर देखे, उनका पेपर ऐसा कोई भी जो उनका एक ज़मीन है ऐसा प्रस्तुत उन लोग कोई नहीं कर पाए, वो कोई ऐसा उनके पास पेपर नहीं है। और हमारा खतियान में सरकारी ज़मीन है, अनाबाद बिहार सरकार के नाम से ज़मीन है, तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाएंगे। ग्रामीणों से अनुरोध किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, कुछ ग्रामीण मान गए हैं, कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं और आशा है कि लोग मान जाएंगे और उन लोग की सहमति से ही हम लोग बनाएंगे। और वहीं धनबाद में 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। रणधीर वर्मा चौक के खादी भंडार, गांधी सेवा सदन और इसके साथ ही एशियन अस्पताल समेत कई प्रतिष्ठानों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश के कारण शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आई। कई इलाकों में जल जमाव हो गया, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। खादी भंडार प्रबंधन के अनुसार नाली का गंदा पानी गोदाम तक पहुंच गया, जिससे कि बड़ी मात्रा में कपड़ा भीग चुका है। उन्होंने करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का दावा भी किया। व्यवसायियों ने निगम प्रशासन से मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। हमारा तो खादी जरा मुद्दों 1 घंटा पानी पड़ा, मोटा मोटी पूरा लाखों लाख कम से कम 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। पूरा कपड़ा भीग गया है, इन्वर्टर भीग गया, झंडा वगैरह ये सब भी 700 सब भीग गया। हम लोग तैयारी अब 15 अगस्त के कर रहे थे। खादी ग्राम उद्योग है ना आपका? हाँ, खादी ग्राम उद्योग। उसके बाद यहाँ नाली को साफ कराने के लिए हम लोग साफ भी कराए, लेकिन वहाँ आगे रोड के पुल है छोटा मुँह, वो बहुत माने पानी नहीं खींच रहा है। अभी हम 2 बार 3 बार जाके वहाँ देखे, लेकिन पानी साफ ही नहीं पार कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर जहां पूर्वी चंपारण के डीपीओ समग्र शिक्षा की मनमानी आई है सामने।
ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने वाले 66 शिक्षकों को शोकॉज दिया जाएगा। दरियापुर डाइट के प्राचार्य की भी इसमें मनमानी दिखी है और 79 शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए डीईओ को पत्र लिखा गया। 1 जून से लेकर 5 जून तक ट्रेनिंग में अनुपस्थित शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है और आपको बता दें कि इसको लेकर अब शोकॉज जारी भी किया जा चुका है। गर्मी छुट्टी के दौरान ट्रेनिंग का शिक्षकों ने विरोध किया था। विरोध के बाद बिहार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT निदेशक सज्जन आर बैकफुट पर आ गए थे। पत्र में सुधार कर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने का आदेश दिया गया था और आदेश के बाद भी शिक्षकों के विरुद्ध शो कॉज की कार्रवाई की गई। पूर्वी चंपारण डीईओ, डीपीओ और SCERT के रवैये से शिक्षकों में आक्रोश दिखा है। और इक्वाडोर के मांटा बंदरगाह पर 8 नावों में आग लग गई है। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मछली पकड़ने वाले नावों में आग लगने की जानकारी आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इक्वाडोर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हादसे में 2 लोग जख्मी हैं और मछली पकड़ने वाली नावों में आग लगी। अचानक ये आग लगी है। ये देखिए कैसे धू धू करके ये नावें जली हैं, लेकिन बाकी नावों को इसके चपेट में आने से रोक लिया गया। 8 नावों में आग लगी और ये मांटा बंदरगाह है जहां पर आग लगने की जानकारी मिली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी नुकसान हुआ होगा और दूर तक धुएं का गुबार। और हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप की स्थिति बनी। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं है और निजी बस देहरादून से दिल्ली जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि डीजल लीक होने की वजह से बस में आग लगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों ने कैसे भी भागकर अपनी जान बचा ली है। गनीमत रहा कि एक बड़ा हादसा टला है। चलती हुई बस में अचानक आग लगी और इसके बाद देखिए किस तरीके से ये पूरी बस जलकर राख हो गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचा ली। एक बड़ा हादसा टला है। निजी बस की ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि देहरादून से दिल्ली जा रही थी और हादसे का शिकार हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। और वहीं दिल्ली पुलिस ने देशव्यापी नेटवर्क चलाने वाले साइबर ठगों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय 7 बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया। फर्जी सरकारी वेबसाइट से लेकर नकली बाबाओं तक के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले 14 शातिर ठग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। कैसे दिल्ली पुलिस ने इन ठगों के जाल को नेस्तानाबूद किया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। साइबर अपराध की दुनिया पर दिल्ली पुलिस का ये अब तक का सबसे करारा प्रहार है। एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने देश के 7 बड़े साइबर गिरोहों को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में जाल बिछाकर इन गिरोहों के 14 मुख्य आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। इन ठगों ने अलग अलग हथकंडे अपनाकर मासूम लोगों से अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की मोटी रकम ऐंठ ली है। 2 करोड़ की एल्गो ट्रेडिंग स्कैम था। इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से एक IT ग्रेजुएट था जो कि लोगों को लुभावने स्कीम्स बताकर और फिर फ्रॉड करते थे वो। तीसरा फेक स्पिरिचुअल हीलर स्कैम था, ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ये इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स चलाते थे कि सारी प्रॉब्लम्स का यही सॉल्यूशन है और हम एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें काफ़ी लोग कमेंट्स में अपनी टेस्टिमोनियल्स लिखते थे और जिससे लोगों का फ्रॉड होता था। इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है मोहाली से और 2 लोगों को गंगानगर से अरेस्ट किया है। 4 लोग इसमें अरेस्ट हुए। अब तक दिल्ली पुलिस ने कहां-कहां छापेमारी की ये भी बताते हैं। राजस्थान और पंजाब में पुलिस की दबिश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से आरोपियों की धरपकड़,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रेड। 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर 14 आरोपी गिरफ्तार। आखिर ये ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे थे? पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि इन गिरोहों ने ठगी के लिए बकायदा अलग अलग स्क्रिप्ट और तरीके तैयार कर रखे थे। आरोपी फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। इतना ही नहीं, ज्यादा मुनाफे का लालच देकर नकली निवेश ऐप के जरिए करोड़ों रुपए डुबा दिए गए। हद तो तब हो गई जब आस्था के नाम पर फर्जी बाबा बनकर और बेरोजगारों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर लूटा गया। बैंक खातों को बंद होने से बचाने के नाम पर केवाईसी अपडेट का डर दिखाकर भी करोड़ों रुपए उड़ाए गए। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।